बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर-रहमान शामी साहब। जनाब कामरान खान साहब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम इंटरव्यू किया, उसे ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। मुल्क की सियासत में हिजान अंगेज़ी किसी कैफियत थी, लेकिन उस बीच हम देख रहे हैं कि बिलाखिर कुछ सुलझाव की, मामला फ़हमी की निशानियाँ नज़र आ रही हैं। इस सिलसिले में आज हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे कि सुलझाव कहाँ कैसे हो रहा है, वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन से फ़रीक़ैन हरकत में हैं, मौजूदा इत्तेहादी सरकार जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या है और मामला फ़हमी की क्या हतमी शक्ल हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब एक जानिब कॉल भी देने का इरादा रखते हैं सितंबर के एंड तक वो कह रहे हैं कॉल वो देंगे, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि शायद इसकी नौबत ना आए। अमरीकी साबका सिफारतकार यहाँ आईं जिनका एक बड़ा प्रोफाइल है, उस पर भी बात करेंगे, उनकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के तनाजुर में, पाकिस्तान के साथ वाबस्ता मामलात में। वो ना सिर्फ खान साहब से मिली बल्कि लीगी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई और दीगर ज़िम्मेदारान से भी उनकी मुलाकात की इत्तलात हैं। तो अब अंदरूनी खाना भी जो ज़िम्मेदारान है वो सर जोड़े बैठे होने की उनकी इत्तलात हैं। शामी साहब ने कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और आज जनाब कामरान खान साहब ने सदर मुमलिकत का इंटरव्यू भी किया है, जो आज रात 9:30 बजे नशर होगा उनके प्रोग्राम में। ये सर मौजू है, फिर जारी बात है 7:30 के बाद हम सैलाब को भी फॉलो अप करेंगे। तो कामरान खान साहब को भी हम ज़हमत दे रहे हैं ताकि उनसे हम बात कर लें। जब ये ब्रेक थ्रू हुआ, मामला फ़हमी की बात हुई, आगे बढ़ने की बात हुई, तो इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे आपने एक शख्सियत का नाम लिया था। जब मैंने बार बार आपसे सवाल पूछा कि ये इब्तदा कहाँ से होगी अमली तौर पर, बिहाइंड द सीन तो ज़ाहिर बात नाम नहीं लिए जा सकते, तो आपने फरमाया था सदर मुमलिकत, उन्हीं के इंटरव्यू किया आज कामरान खान साहब ने। देखिए, हमारे सिस्टम में सदर मुमलिकत ऐसी शख्सियत हैं जो कम से कम गैर मुतनाज़ है। उनके भी कई इक़दामात से शिकायत पैदा हुई अपोजिशन को, लेकिन फिर उन्होंने उसको संभाल लिया। यानी सदर मुमलिकत जो हैं उनकी तरफ पूरी कौम देखती है रहनुमाई के लिए। उनके इख्तियारात जो भी हों, असल बात इख्तियारात की नहीं होती, वो एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है। और सदर मुमलिकत क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं और इसलिए उनकी एक मॉरल अथॉरिटी होती है। वो अपने यानी किसी भी सूदो ज़िया से बेनियाज होकर कोई इक़दाम कर भी सकते हैं और फ़रीक़ैन से बात भी कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। कामरान खान साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो हमने जब इमरान खान साहब से गुफ्तगू की और फिर उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब, उनसे गुफ्तगू हुई, 2 दफ़ा बात हुई। उन्होंने यहाँ लाहौर में भी हमें खाने पे मदऊ किया, फिर उसके बाद वहाँ इस्लामाबाद गए, ऐवान सदर में फिर तफसील से बात हुई। तो ख्वाहिश तो उनके दिल में थी कि कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे हो, किस तरह हो, ये कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे फ़रीक़ैन से मेरा राब्ता है। और इमरान खान साहब से जब हमारी बात हुई तो हमने उनसे भी अर्ज़ किया था कि सदर मुमलिकत को इस हवाले से तकलीफ़ दी जाए। तो खान साहब ने कहा था मेरा व्हाट्सएप पर राब्ता उनसे है और मैं उनसे बात करूँगा। सदर मुमलिकत का और भी कई अहम जगहों पे राब्ता है, राब्ता होना चाहिए। देखो, सदर सुप्रीम कमांडर भी हैं। एक ज़माने में तो आर्मी चीफ का तकर्रुर सदर मुमलिकत की सवाबदीद पर होता था और वज़ीर आज़म का उससे कोई लेना देना नहीं होता था। अब उनकी एडवाइस पे, लेकिन अब मंजूरी देते हैं। अब जो हमारे दस्तूर में इस हवाले से कई बार तरमीम हुई, लेकिन इस वक्त जो सूरत है, इस वक्त सदर की बजाय वज़ीर आज़म की राय जो है वो हतमी समझी जाती है और वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर यह फैसला होता है। तो अब इस पर भी बहस तमहीज़ जारी है। तो कर लें बात कामरान खान साहब से भी। कामरान खान साहब जो हैं, देखिए, हमारे इंतहाई सीनियर अखबार नवीसों में और दानिशवरों में हैं और हकीकत यह है कि मैं तो उनका एक बड़ा फॉलो करता रहा उनको बरसों से। और उनके जो नुक्ता संजी और जो उनको और जो नुक्ता रसी अल्लाह ताला ने उनको अता की है, वो बहुत कम लोगों को अता हुई है। हमारे पाकिस्तान में तो वो अपने हमारे प्रोफेशन में एक मुनफरिद हैसियत है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए हमने समझा कि उनको ज़हमत दी, क्योंकि इनिशिएट उन्होंने बहुत एक ब्रेक थ्रू उनके इंटरव्यू के जरिए हुआ। अहम मौके पर एक ऐसा इंटरव्यू किया जिसने हालात को पलट दिया, माहौल को बदल दिया और एक यकदम जो है ना, जो आग भड़की हुई थी उसमें कुछ पानी के, मैं तो ये तो नहीं कहता कि पानी मुकम्मल तौर पर उपज गई,
लेकिन उसमें पानी के छींटे पड़े। अच्छा, ये यानी मैंने नुकता भी ये रखा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तकरीबन पॉलिटिक्स पहुंची हुई थी, तो वहाँ से बातचीत और मामला फहमी, तो इशारी इस चीज़ की दलील है। और कामरान खान साहब का इंटरव्यू भी, सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गैर मशरूत मुआफ़ी बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ तक वो गए आपके प्रोग्राम में। इमरान खान साहब फिर JIT में पेश होने के हवाले से उनके वकला तावीलें देते थे कि शायद पेश ना हो सकें, जान को ख़तरा है। आज वो पेश भी हुए। तो ये वो इशारियाँ हैं, और बिलखुसूस आपका प्रोग्राम जिसके बाद जो शामी साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस बात का सबूत मिलता है कि मामला बिलाखिर सुलझाव की जानिब हैं। क्यों शामी साहब? बिल्कुल होने चाहिए। जी कामरान साहब। जी जानी साहब बिल्कुल सही है। असल में वजह यह है कि अब वो मौका आ गया है, वो पॉइंट आ गया है जिसमें इसके अलावा कोई चारा कार है ही नहीं। किसी भी फरीक के पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो मामला फहमी की तरफ जाए। वो चीज क्योंकि पहले होनी चाहिए थी, जिससे इब्तिदा होनी चाहिए थी, या कहीं बीच सफर में कहीं मामला फहमी की बात होनी चाहिए। अब मजबूरी है, अब ये मजबूरी है, अब ये कौम की मजबूरी है, ये तमाम फरीकैन की मजबूरी है। और बड़ी देर की मेहरबा आते आते वो बहुत देर समझ में आई, बहुत देर लग गई। और मुझे अफसोस है कि इतनी देर लगाई है समझने में कि अब हम उस नुक्ते पर पहुंच रहे हैं जिसे अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। तो यहाँ से तो उसके बाद तो अल्लाह माफ करे, वो बहुत ही तबाही का सफर है। अगर हमने यहाँ से फौरी तौर पे अपनी जो ये एक तेज रफ्तार अंधाधुंध आंख नीच के जो रफ्तार जारी रखी है, गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से तो हमें रुकना है, हमें रिवर्स गियर लगाना है। ये तो अब हमें पता चल गया है कि वरना तो ये गाड़ी गई और ये हम किस खाई में जाके गिरेंगे। तो इसलिए अब तो इस सबको पता चल गया है कि इसको अब हमें यहाँ से रिवर्स गियर लगाना है, इसको फौरी तौर पे यहाँ से रोकना है और अब इसके बेहतरी के अमल का आगाज करना है और इसको फौरी तौर पे जो है संभाला देना है। कामरान साहब, जो सदर मुमलकत से आपकी बात हुई, तो क्या वो आमादा नजर आते हैं को अमली इक़दाम करने पर? मेरी शारी साहब, मेरी मालूमात भी ये है, मेरा अंदाजा भी ये है और ये बात भी है कि वो इस सिलसिले में काफी पेशरफ्त कर चुके हैं और उनकी इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। और पेशरफ्त जब सदर मुमलकत करते हैं, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में भी अर्ज किया था कि वो उनकी एक सरकारी पोजीशन भी है, सदर मुमलकत भी हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस भी हैं। वो काफी हद तक जो है वो गैर मुतनाज़ा इस वक्त जो सियासी लीडरशिप है उनके अंदर, जाहिर है बहरहाल PTI से उनका ताल्लुक है, उनकी कुछ अपनी यकीनी तौर पे मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मजबूरी तौर पे आप देखें तो वो एक बेदाग सियासी मंजर के एक शख्सियत है और ओवरऑल वो काफी बैलेंस तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है और उनकी एक पोजीशन है और उनका बहरहाल एक रास्ता है, ताल्लुक है, इज्जत का रिश्ता है फौज के साथ, फौजी लीडरशिप के साथ उनका, और जो कि उनकी बलिहाज ओहदा उनकी इस पोजीशन का एहतराम भी करते हैं। तो वहाँ पर और फिर जाहिर है कि इस वक्त रियासत जो है वो दाव पे लगी है, रियासत हमारी सलामती जो है वो दाव पे लगी हुई है। हमारे लिए ये कोई मामूली मामला नहीं है, हमारी माशी सलामती की बात है। हमारी इस वक्त एक मजबूरी के जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, वो बहुत बुरे हाल में है। फिर हमें सैलाब की क़यामत का सामना है। तो खान साहब आप क्या समझते हैं कि और जब भी इस किस्म का जंगी और खानदानी मामला होते हैं ना, फौज के अलावा कौन आता है? फौज के अलावा कौन संभालता है मुल्क को? ये तो मुल्क को और रियासत को और मुल्क को उसकी सालमियत को बचाने की बात है, तो वो फौज ही आएगी ना जो सबसे पहले इसको संभालेगी। जी शाम साहब, आप माफ कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि पस पर्दा राब्तों के नतीजे में हालात संभलते नजर आएंगे, संवरते नजर आएंगे, या कोई बाज़ाब्ता बातचीत का डोल डाला जाएगा और फरीक़ैन एक दूसरे के सामने बैठकर कोई लाहे अमल बनाएंगे? देखिए, इसमें एक तो ये है कि जाहिर है कि मुझे जो मेरी मालूमात है वो मुझे कम से कम एक बेहतर बात है कि पहले से हालात में बेहतरी होगी। हमें तो ये भी बड़ी बेहतरी कि मजीद इसमें गिरावट ना आए, मजीद इसमें खराबी के अंसर पैदा ना हो और मजीद इसमें बुराई ना हो। तो उसके आसार जो नजर आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू हो जो मैंने उनके साथ की चंद रोज कबल,
और उसके बाद आज जो सदर साहब की सारी बात है, तो इंडिया ये है और ये मालूमात भी ये है कि हालात पहले के मुकाबले में बेहतरी है। इमरान खान साहब ने अपने रवैये को और अपनी जो उनकी जो उनका नुक्ता नजर था उस पर कुछ कहीं नजरसानी की है, और उस हवाले से अब जाहिर है कि दूसरे फरीकैन भी जो है उनकी ख्वाहिश ये है कि पहले तो ठंडा किया जाए ना, पहले तो मामलात को उस जगह पर रोक दिया जाए जहाँ पर वो हैं, और फिर बेहतरी के सफर को धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि खराबी इस लेवल की पहुंच गई है कि यकसर तो हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, और ना उसकी तवक्के रखनी चाहिए कि ये यकसर एकदम तब्दीली हो जाएगी। सख्त रवैये में हमने वो इतनी इस किस्म की गुफ्तगू कर दी है और इस किस्म के माहौल को पैदा कर दिया है और इस किस्म की अपने आप को उस जगह पे ले गए हैं कि वापसी में भी शर्मिंदगी का एहसास होता है, और ये जानते हुए भी कि ये हमने क्या किया, ये हम कहाँ ले गए इस पूरी सूरत हाल को, और फिर मगर इसलिए वापस आने में भी एक हल्की सी सुस्ती भी है, लेकिन एहसास है कि यहाँ से वापस आना है, और वो वापसी का सफर मुझे चारों तरफ से नजर होता नजर आ रहा है। आप चारों तरफ की बात करें खान साहब, इमरान खान साहब ने जो तजावीज़ या जिन बातों पे आमादगी का इजहार किया आपके प्रोग्राम में, और मिल बैठने पर भी बातचीत का भी उन्होंने मुस्बत जवाब दिया जब आपने उनसे बार बार पूछा, तो इस सब पर जो फरीक़ैन दीगर हैं, मिसाल के तौर पर जरदारी साहब का कैंप या लंदन, वो कहाँ खड़ा दिखाई आपको देता है? क्योंकि उन दोनों की जो देखिए इसमें बहरहाल ये नाकाबिल तरतीब बात है कि इस वक्त जो इंतजामी लिहाज से देखें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब हैं, और मैं शहबाज शरीफ साहब को हमेशा इस बात का क्रेडिट दूंगा, देता रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा मुफाहमत की बात की है, उन्होंने हमेशा डायलॉग की बात की है। जिस दिन वो पहले दिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से उन्होंने तकनीक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जब उन्होंने डायलॉग की बात की, उन्होंने मिसाक मैशत की बात की, उन्होंने किसी भी किस्म की मिसाक के लिए आमादगी का इजहार किया, फिर अपने सफर को हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद की हैसियत से उस सफर के दौरान उन्होंने इसका 3 बार जिक्र किया। उसके बाद जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला उसमें भी उन्होंने उसका पहले दिन जिक्र किया, और मुसलसल वो इस बात का जिक्र करते रहे। तो मेरा तो ये ख्याल और मुझे ये यकीन है कि वो जिस सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो वही पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली सोच है। और मुझे अभी और फिर जब वो कुछ अर्से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, कम से कम मीडिया में नहीं आए थे, तो आपको याद होगा कि जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला इंटरव्यू दिया था वो भी मुझे ही दिया था, और वो भी हमारा वो पहला इंटरव्यू था उनका एक बहुत तवील अरसे के बाद जो कि उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में दिया था। उसमें भी उनका सारा हिस्सा जो था वो वक्त का, मुफाहमत का, मुज़ाकरात का, बातचीत का, डायलॉग का, और हमें पीछे को बुलाने का। तो इस लिहाज से शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत जरूर वो थी। असल में सख्तगिरी जो है वो इमरान खान साहब की सियासत और जो उनके साथ हालात रहे हैं पिछले 5 महीने के दौरान, तो हम उनको 100% उसका कसूरवार नहीं ठहराएंगे। खान साहब ये फरमाइएगा कि इस बीच जहाँ खान साहब के यहाँ भी देखा हमने कि रवैयों में तब्दीली है, JIT में भी गए हैं और फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर भी वो गौर कर रहे हैं, और ख़बर यह कि शायद वो अगली दफ़ा कोर्ट में ये कहेंगी भी, और फिर मुज़ाकरात पर भी हामी भर रहे हैं। इस बीच में उनकी मकबूलियत या किसी और जमात की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन क्या ये तासुर भी दुरुस्त है कि सुलझाव में फिर पॉलिटिकल एक लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम भी किया जाएगा फॉर ऑल दी पार्टीज अक्रॉस? देखिए, अब जो भी मसले का हल होता है वो विन विन ही हो सकता है, क्योंकि तमाम फरीकैन के लिए इत्मीनान का बाइस हो। हर एक को अपनी मंशा, मर्जी और ख्वाहिश के हवाले से तो जाहिर है कि जो वो चाहते हैं उसका हुसूल नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की बुनियाद पर ही, कुछ लोग की बुनियाद पर ही किसी मसले का हल होता है। और यानी नवाज शरीफ साहब भी अपना कोई किरदार अदा कर सके और इमरान खान साहब पर भी कोई कदगन न लगाई जाए और ये इंतखाबी अखाड़े में उतरे दोनों। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये एक जो सोच जो प्रिवेल कर रही है वो ये कि और वही है डोमिनेंट, सबसे जो इस वक्त सबसे बड़ी सोच है वो ये कि बहरहाल मसले का हल इलेक्शन है, बहरहाल मसले का हल इलेक्शन है, बहरहाल मसले का इलेक्शन एक बेहतर से बेहतर इलेक्शन है।
और हमें अब जितनी जल्दी मुमकिन है, अब देखिए ना इस वक्त ये मुमकिन के अंदर जो है वो खवाहत है। अभी हमारे सैलाब की और सूरत ऐसे मसाइल है, हंगामी मसाइल है जो कि हमें सामने है। बहरहाल हमें उनसे नबरदाजमा होना है, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जी कि अब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक उस अंडरस्टैंडिंग से पहले हमें दुनिया के सामने एक मुत्तहिद फेस करना है, क्योंकि अब जब ये रिहेबिलिटेशन का और ये आबादकारी का अमल शुरू होगा तो दुनिया को एक पाकिस्तान चाहिए, दुनिया को टुकड़ों में तकसीम पाकिस्तान चाहिए, वो हमारे करीब नहीं आएंगे। तो हमें पहले एक मुत्तहिद होकर एक शक्ल देनी है और हकीकत भी यही है। और इसके तो अलावा फिर कामरान खान साहब, फिर जो खान साहब आपके यहाँ भी फरमा रहे थे कि दिसंबर, तो वो तो मुश्किल नज़र आता है ना जी। और फिर अगर रिहेबिलिटेशन को भी काउंट इन करें तो फिर ये मार्च बनता है या फिर अगला सितंबर बनता है? इस बीच आपकी क्या राय बनती है, अगर कोई इत्तफाक़ी राय होता भी है? खान साहब ने फिर ये भी कहा कि मुझे इलेक्शन की जल्दी नहीं है, अगर मसले हल हो जाए। देखिए ये नहीं है, वो बहुत उनकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो बैलेंस है, उनकी गुफ्तगू के अंदर हकीकत पसंदी है, मगर वो इदराक चाहते हैं सूरत हाल की संगीनी का। और एक बार जब उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया जाए, जो वो चाह रहे हैं वो समझ लिया जाए, तो उसके बाद वो हर चीज, हर एकोमोडेशन के लिए तैयार है और वो हर चीज का एक मुज़ाकराती हल तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपने इंटरव्यू में जो बात की है उन्होंने यही की है। उन्होंने कहा सबको इस बात का एहसास हो गया है कि तनहा कुछ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, ये प्रेसिडेंट साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, तो उन्होंने कहा सबको एहसास हो गया है कि ये तनहा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कामरान साहब, सबसे बड़ी बात एक इंटरव्यू आप नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का भी ले लें ताकि मामला बड़ी दिल की ख्वाहिश होगी। खास तो नवाज शरीफ साहब की बात की बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो बहुत अरसे से उन्होंने कोई तफसीली और एक आम माहौल में बात नहीं की है। इससे पहले जो उनकी तकारीर रही है वो गैर मामूली माहौल रहा है और वो भी बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बहुत मुश्किलात देखी हैं गुज़िश्ता कई सालों में, तो वो जिस वक्त के वो बिल्कुल एक ठंडे दिमाग से इस पूरी सूरत हाल का और बहुत ही मोतदिल अंदाज से कर सके, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि बहरहाल नवाज शरीफ साहब अपनी एक बात करते रहे हमेशा से, और अब उनके जो उसूल है या जो उनकी गुफ्तगू का जो बयानिया है वो हमेशा से बरकरार रहा है, और जाहिर है कि वो गाहे बगाहे सही भी साबित हुआ है। लेकिन ये जितना मैं जानता हूँ शामी साहब, आपके जितना तो मैं नहीं जानता नवाज शरीफ साहब को, लेकिन बहरहाल जानता हूँ मैं। आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 30 साल से बहुत अच्छी तरह से 30 साल से मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत मुहब्बत पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान से उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो एक आम पाकिस्तानी करता हो। उनके दिल में जो तड़प है पाकिस्तान के लिए, वो यकीनन उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जब जो चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो इसकी पाकिस्तान को जरूरत हो, अब चाहे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ मुश्किलात सही हैं, आजमाइश सही है, चैलेंजेस सही है, इम्तहान सही है, बहुत ही सख्त तरीन जो हो सकती है किसी आदमी की आजमाइश और इम्तहान, नवाज शरीफ साहब उसमें गुजरे हैं। उनके वालिद साहब जिस हालत से उनसे रुखसत हुए और उनका जो उनके साथ रिश्ता वो हर एक का अपने वालिद से होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके वालिद साहब के साथ उनका फिर अहलिया के साथ मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ जो उनकी फिर हलालत और शदीद हलालत, और उसके बाद उनकी जो फिर जिस तरह से रहलत और फिर वो तमाम मामलात वो बहुत दर्दनाक है। फिर उनके भाई का जवानी में इंतकाल हो गया, वो बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। जनाब नवाज शरीफ की अपनी जिलावतनी वो बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। जिलावतनी के दौरान उनकी जो तिब्बी सूरत हाल रही, उनका जो कल्ब का हार्ट ऑपरेशन हुआ जिसमें कि वो टच एंड गो, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल माफ कीजिएगा मौत के मुंह से बिल्कुल निकाल दिया। चंद लम्हों की देरी में अल्लाह ताला ने उन पे करम किया और उनकी जान बचाई। तो वो भी एक जिंदगी के एक बहुत बड़े इम्तहानात से गुजरी हुई शख्सियत है। तो वो हो नहीं सकता कि वो जज्बात में, कामरान साहब में और सूरत में पाकिस्तान को। शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इरादा बांध लें, ये लंदन का ताला भी आप ही खोलेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा अल्लाह ने चाहा तो एक अदाफा ही सही दूर के अफसाने में। पता चले आप और कामरान खान साहब लंदन जा रहे हैं। नहीं वो यही अच्छा। BSN जी बैठ के लाइव लिंक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे इमरान खान साहब का हुआ है हाँ। उसी तरह उनका भी हो जाएगा। उनकी नशर नहीं हो सकती ना गुफ्तगू, मेरा क्यों ख्याल नहीं हो है। सकती? अच्छा हाँ, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो मसला हल हो गया। अब पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। पाबंदियाँ खत्म हो चुकी हैं। चले कामरान खान साहब, नाजरीन को हमें इंतजार रहेगा आपके इंटरव्यू का जो आज आपने सदर मुमलिकत से किया है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दो बातें सर अर्ज करना चाह रहा हूँ। सदर मुमलिकत का जिक्र आपके यहाँ हुआ इसी प्रोग्राम में कि आगाज़ कहाँ से होगा, उसकी तस्दीक भी कामरान खान साहब ने भी कर दी। और जो हमारी एक ख़बर थी छोटी सी, काफ़ी दिनों से हम बातों बातों में शेयर कर रहे थे कि पसे पर्दा हो रहा है, उसकी भी तस्दीक उन्होंने कर दी सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड रखते हुए। एक मसला था कि जब से खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब से रुखसत हुए और अब तक जो उन्होंने कैंपेन की, उस बीच में जब भी कोई बातचीत का इम्कान निकलता था, चाहे वो इस्लामाबाद का धरना हो, उस बीच में भी आपको पता है पसे पर्दा शख्सियात PTI की मिली थी, नून लीग के लोग भी ऑन बोर्ड थे। तो एक बात वो बरमला कहा करते थे कि एतमाद नहीं है मुझे, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हुकूमत हो या दीगर। अब एतमाद साजी के लिए एक ऐसी साबका शख्सियत भी ऑन बोर्ड हैं जो बड़े ओहदे पर, ज़िम्मेदार ओहदे पर रही हैं, तो उनकी वजह से गालिबन अब खान साहब के जो एतमाद है मामला पे वो बेहतर हुआ है। उसी वजह से सदर मुमलिकत भी किसी पोजीशन में है। देखें ऐसी शख्सियात मौजूद है माशाल्लाह, हमारे दफाई अदारों में भी मौजूद है और सिविल अदारों में भी मौजूद है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि एतमाद तो अपने ऊपर होना चाहिए और अपने अल्लाह पे होना चाहिए। कोई और जितना अपने आप पर एतमाद होगा उतना ही पूरे एतमाद तरीके से। तो खान साहब को अपने ऊपर तो बेतहाशा एतमाद है। फिर तो देखिए बात यह है, अदारों का एहतराम होना चाहिए, उनसे मत्था नहीं लगाना चाहिए। अदलिया है, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, दिफाई अदारे हैं, उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। अल्लाह ताला ने खान साहब को बड़ी सलाहियतें दी हैं, वो कौम के काम आनी चाहिए, लड़ने भिड़ने में ज़ाया नहीं होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको आप निकाल नहीं सके सियासत से, ताहयात नाअहल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका कोई दस्तूर में जिक्र है ना कानून में जिक्र कि आप किसी शख्स को ताहयात नाअहल करार दे दें। लेकिन ये जोशे जज्बात में वो ताहयात नाअहल भी लोग हुए पाकिस्तान में, जबकि ये कम ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल नाअहली के नवाज शरीफ साहब के पूरे हो चुके और एक तलवार लटकाई जा रही है इमरान खान के सर पर। इमरान खान को नाअहल करार दे देंगे, वो सियासत से बेदखल नहीं होंगे जी। आपने करके देखिए क्या किया। इमरान खान भी ये समझें, उनके अपने पुराने मामले पे भी नजरसानी करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। नवाज शरीफ साहब को आने दें, इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने दें, उसका मुतालबा करें बल्कि खुद, और आए मैदान में और फिर जीत जाए तो हुकूमत बनाए। ये क्या बात हुई? कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है, एतमाद करें, लेवल प्लेइंग समहाउ सबको दी जाए। अपने हरीफों के खिलाफ जो मुंतकमाना कार्रवाइयां हैं उनको झटक दें देन से। अभी भी देखें हमारे वो सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, उनके घर पे जनाब FIR का छापा और तो उनका लैपटॉप लेके उठा के ले गए, चॉइस साहब मुराद सही साहब को मोबाइल फोन ले गए। ये क्या तमाशा है? ये इस तरह के इक़दामात से कोई गुज़श्ता हुकूमत को नेकनामी मिली थी जो मौजूदा को मिलेगी? ओ भाई, आप इस मुल्क को बचाएं, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। ये चरागा नहीं है किसी सियासतदान की या किसी और शख्स की। ओ भाई, कब्रिस्तानों में लीडर नहीं होते, मजावर होते हैं। ये सही कह रहे हैं आप। सियासी मामला फहमी, अगले इंतखाबात, इस पर तो इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है, लेकिन जो आर्मी चीफ का जो जिक्र हुआ उस पर फ़रूग नसीम साहब ने कल ही कामरान खान साहब के प्रोग्राम में एक बड़ी वाज़ेह मिसाल दी थी। अलबत्ता शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ और कह रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ये मामला जो बाकी पेंडिंग रह गया इसको भी कंक्लूड करेंगे और साथ में सैलाब। बुनियादी बात यह है, जो चीज़ इत्तफाक राय से हो जाए वो कर गुजरनी चाहिए, और वही अहम है। हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब भी, मैं ब्रेक ले लूं, नोटी बॉय ना बने, क्या बनने की जरूरत है? एक ब्रेक अच्छे भले संजीदा शख्स। एक ब्रेक लेता हूँ, इस मामले को आगे कंटिन्यू करते हैं और बिलखुसूस ये कि पाकिस्तान ये
मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर क्यों हो रहा है? और जो सिंध के आज अदाद-ओ-शुमार आए जो वज़ीर आला सिंध ने पेश किए, बड़े हैरान कुन हैं, दिल दहला देने वाले हैं। उस पर भी बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के एक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आज होंगे। अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक झलकी ज़रा उस इंटरव्यू की जो सदर मुमलिकत के साथ आज कामरान खान साहब ने रिकॉर्ड किया है, जो आज नशर होगा। देखिए क्या फरमा रहे थे और फिर बात को समेटते हैं। इस वक्त तो फ़र्ज़ बनता है हर शख्स का कि अपनी रंजिशें और अपनी अना को कुर्बान करके इस वक्त मुल्क के मामलात के एतबार से कोई चंद महीनों का या 1 साल का या 4 महीने का कोई भी कैफियत डिक्टेट तो करे बैठ कर के ये होना। रंजिश और अना को कुर्बान किया जाए मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए सदर मुमलिकत। अगर मुल्क ना होगा, हाँ, खुदा न खास्ता वो कमज़ोर हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर हम क्या होंगे? यानी हमें कोई दुनिया पूछेगी? हमने अपना यानी हमें कोई दहलीज पे आने देगा? अभी ये सूरत हाल है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद बता रहे हैं सैलाब मुतासर इलाकों में जाके कि जब किसी दोस्त मुल्क से किसी मुल्क के पास जाते हैं तो अगला समझता है कि मांगने आ गया है, मांगने आ गए हैं। हाँ जी। यार करीब से करीब रिश्तेदार जो होते हैं ना, उनको भी आप अगर बार बार जाते हैं उनके पास, अपने सगे भाई के पास जाए ना बार बार कुछ मांगने के लिए, उसको भी नागवार गुजरता है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, आप लीडर बने हुए इस कौम के, इसको लीड करें, मिसलीड ना करें। दुरुस्त कह रहे हैं। अगर कायद आज़म के और गांधी जी के दरमियान बातचीत हो सकती थी तो इनके दरमियान क्यों नहीं हो सकती? जो हमारे लीडर हैं, इसी जानिब पेशकदमी जारी, उम्मीद है जल्द हम दुआ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे ये मलका बरतानिया जो रुखसत हुई है, हाँ। ताहिर जमील नौरानी साहब वहाँ से ताज़ियत भेज रहे हैं। ये हमारे वो एक दोस्त ने कहा एक ने कि भाई ये तो हमारी भी मलका थी। अच्छा। पाकिस्तान की पहली और आखिरी मलका। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है तो डोमिनियन स्टेटस था ना उसका। हाँ, तो मलका थी। तो 9 साल तक तो ताजे बरतानिया जो है उसका किसी न किसी तौर साया रहा ना। ठीक है, नुक्ता है। तो छप्पर में दस्तूर बहाल हुआ, बिल्कुल। जैसे न्यूजीलैंड है, कनाडा है, उसी तरह से हम थे। सही। तो हमारे दोस्त हैं कमाल काजी साहब, उन्हें तवज्जो दिलाई, भाई अपनी मलका करके भी जिक्र कर ले उनका। बात उन्होंने कर दिया ना, तो कबूल कर लिया। अच्छा एक बात सुने मुझे, ये जो शुगर मिल वाले हैं ना दोस्त हमारे, ये बार बार राब्ते कर रहे हैं। क्या हुआ इन्हें? कहते कई तो शुगर मिले बिकने के लिए तैयार खड़ी। क्या हुआ ऐसा? ये इनका दिवालगी डिक्लेयर करने वाली कि शक्कर पड़ी हुई है, दुनिया में उसकी मांग है, एक्सपोर्ट करने की शहबाज शरीफ साहब इजाजत नहीं दे रहे, मिफ्ता साहब कह रहे हैं एक्सपोर्ट होनी चाहिए, सिंध हुकूमत कह रही है एक्सपोर्ट होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब इजाजत नहीं दे रहे, लोग उनको कोस रहे हैं, वो कहते हैं हम तबाह हो जाएंगे। शुगर फाजिल है। वो एक एतराज ये भी आता है ना कि जब एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर पता चलता खत्म नहीं, हो गया, कहते फाजिल है, फालतू है। अच्छा। आटा तो आपका इतना महंगा हो गया है, आपको शुगर की पड़ी हुई है। बलूचिस्तान में तो मिल भी नहीं रहा। तो खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब, ये शुगर वाले ये इनकी बददुआएं ना लें, इनके मामले पे गौर करें। बिल्कुल ठीक, संजीदगी के साथ, गैर जानबदारी के साथ। ओ भाई $1 बिलियन अगर आप कमा सकते हैं तो कमा लें। ठीक। अच्छा सर, ये देखिए अब कि आज जो सिंध के अदाद-ओ-शुमार मिले हैं ना, क्योंकि बड़ा मसला वहाँ नज़र आ रहा है। एक तो आप ये देखिए कि अक्सर शहरों में एवरेज 3 से 4 फुट पानी खड़ा है, चारों जहाँ आप यही तो मसला है। और फिर कई ऐसे शहर और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पानी की सतह 7 से 8 और 10 फीट तक जाती है। मंचर झील जो सबसे बड़ी झील है वहाँ पर 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद पानी खड़ा है, हालांकि उसके पास स्टोरेज की कैपेसिटी 1.2 की, उसमें शगाफ भी डाले गए हैं। और मजमूई तौर पर 30 मिलियन एकड़ पानी सिंध में इन बारिशों और सैलाब की वजह से आया है। यही नहीं बल्कि सर जो 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड तारीख की मजमूई तौर पर हुई है, और ये
उस शरह से 800% ज़्यादा है जो एवरेज सिंध वसूल कर सकते हैं, 120 या 150 या 200 मिलीमीटर। इस वजह से वहाँ जो पानी खड़ा है इतने फेटों से निकालने का मसला, वो बड़ा मसला सर वहाँ दरपेश है। खुश्क ज़मीन नहीं मिल रही, यही बात है। अब आप देखें, गौर करें, अब देखना होगा ना, जो पानी की गुजरगाहें हैं उनको आपने बंद कर दिया तामीरात करके, सड़कें बना के। अब एक तो बारिश पड़ी, तो ये बहुत ज्यादा हो गई। ये हम साथ साथ अपने प्रोग्राम में जहाँ पे ये फ्लड अफेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों की और उनकी ज़रूरियात का जिक्र कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ इस पे भी बात आज करने हम लगे हैं कि आखिर पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से इस कदर बुरी तरह क्यों मुतासिर हो रहा है। तो सजाद अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से अक्सर लिखते हैं भाई हैं। जी हाँ, सीनियर साहब इस मौजू पर बड़ा मुताला है, बड़ा मुताला, बहुत कुछ लिखा है, बाकायदगी से लिखते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा ये मुख्तसर के ये इतनी ज़्यादा जो मैंने आपको नंबर्स दिए सिंध में पानी के और बारिशों के, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? वाई पाकिस्तान इज सफरिंग द मोस्ट? अच्छा, इसकी जो वजह हैं वो एक तो मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, जिसको आलमी माहिरीन जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे थे पिछले 2 दहाइयों से मुसलसल। लेकिन मैं जब इसको जोड़ता हूँ तारीख़ से और इंडस सिविलाइजेशन से और इंडस से भी पहले की जो तहजीबें हैं उनसे, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मानसून के जो पैटर्न्स हैं वो हमेशा से यहाँ पे तबाहियों का बायस बनते रहे हैं। आप अगर देखें 8 से 10 हज़ार साल पहले का दरिया हाकड़ा है, जो चुलिस्तान और थर जहाँ पे आज बड़े सहरा हैं पाकिस्तान के, वो भी कभी सरसब्ज़ व शादाब थे, लेकिन वहाँ जो है वो दरिया जो है वो मानसून की वजह से वो इतना ज़्यादा सैलाब लेके आया, इतनी ज़्यादा रेत लेके आया कि वो आगे उसकी सतह बुलंद हो गई, इसलिए दरिया का रुख तब्दील हो गया। यही पैटर्न बाद में हमने देखा है हड़प्पा की तहज़ीब में, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब में, कि वहाँ भी पानी ही तबाही लाया और मानसून का पैटर्न ही तबाही का बायस बना। उसके बाद जब अब मैं सवात गया इन्हीं सैलाब में, तो मुझे जो है वो ये जो गंधारा की सिविलाइजेशन है जो 2500 साल पहले की है, ये भी उसी तरह का जो है वह सैलाब लगता है। क्योंकि मैं जब 1 हफ़्ते बाद वहाँ पहुँचा तो उस वक्त भी लोग अपनी दूसरी मंजिलों से रेत निकाल रहे थे। मैं एक घर के सामने रुका और वो घर पूरा रेत के नीचे दफन था, तो उस पे खड़े आदमी को मैंने कहा कि तुमने यहाँ घर बनाया क्यों था ये दरिया के किनारे? तो वो कहता है, शामी साहब, उसने कहा कि यहाँ सैलाब कभी नहीं आए, 2010 में आया था और उसके बाद हम चौथी दफ़ा तबाह हो रहे हैं। और उसने ये कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कभी नहीं बताया, हमें हज़ारों साल की असातीर नस्ल दर नस्ल आ रही हैं और कभी ऐसा नहीं सुना हमने तारीख़ में कि ये सैलाब इस तरह आए हों। वहाँ के मकामी लोगों से मैंने बात की, वहाँ के माहिरीन से बात की, तो वो ये कहते हैं कि जो इंडस ये जो गंधारा की सिविलाइजेशन थी, जो सवात की तहज़ीब जिसमें बुद्धिस्ट उस वक्त जो है वो उरूज पे थी तहज़ीब, वो भी पहले जो 2000 साल पहले वहाँ से तबाह हुई और उसके बाद दूसरी इन्हीं सैलाबों से तबाह हुई और उसके बाद उन्होंने पहाड़ों के ऊपर जो हैं वो मोनेस्ट्रीज़ अपनी बनाई, लेकिन वो भी मौसमियाती तब्दीलों की वजह से वो सहार नहीं सकी और उसके बाद वो भी मिट गई। तो जज साहब, इसका मतलब ये है कि हम बड़ी तबाही से दोचार हो सकते हैं। खतरा जो है हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और ये जो मंजर हमने आप देखे हैं ये दोहराए जा सकते हैं। करें क्या इनका मुकाबला करने के लिए? जी शामी साहब, ये बिल्कुल एक ऐसा ख़तरा है जहाँ से हमें मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों की वजह से जहाँ एक तरफ सैलाब हैं, अगर अगले 4-6 महीने में ये बारिशें बिल्कुल रुक जाती हैं तो फिर कैद की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल ये जो चेंजिंग पैटर्न है मानसून के, बारिशों के, और ये जो 2.5 दर्जे सेल्सियस बढ़ने की पेशन गोई कर रहे हैं माहिरीन पाकिस्तान के अंदर, अगर ये तबाही हो जाती है अगले 20-30 सालों के अंदर ऐसा हो जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी ये जो 22 से 25 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर 12 करोड़ लोगों को कम अज़ कम हमें
उनकी जगहों से मुंतकिल करना पड़ेगा। तो फिर इसका हल तो फिर वही है ना जो बिलियन ट्री सुनामी की सूरत में खान साहब पेश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। वो तो दरख्त कहीं है ही नहीं। नहीं, ये जो इसकी जो वजह है, पाकिस्तान का जो फ़ज़ाई आलूदगी में जो किरदार है वो उसमें 1% नहीं है, लेकिन हम दुनिया में पहले 8वें नंबर पे थे मुतासर होने में, अब हालिया सैलाब के बाद 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक कह रहे थे कि पिछले 15 साल में पाकिस्तानी मईशत को 14 अरब डॉलर का सालाना नुकसान हुआ है। अब जो है हफीज़ पाशा साहब ने आज कहा है कि ये नुकसान हालिया सैलाब से 30 अरब डॉलर से भी बढ़ चुका है। तो ये जो तबाही है और ये जो असरात हो रहे हैं और आने वाले सालों में हमें फेस करने पड़ सकते हैं, शामी साहब मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल जमातें और ना सिर्फ पॉलिटिकल जमातें बल्कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, कौमी सलामती के जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा और हमारा ये सारा मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज है, इसके इर्द गिर्द जो है वो हमें अपनी पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका सजाद अहमद साहब, आपके कीमती वक्त का। पॉलिसी खतरा जो है, बड़ा खतरा है, हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पॉलिसी बनानी पड़ेगी, खोलनी होगी, कमरे हिम्मत कसनी होगी, पानी का रुख बदलना होगा। बिल्कुल ठीक, इससे खुद को बचाना होगा। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।